नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से जो लोग लाइव हैं वो लोग मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि नहीं क्लियर। जो लोग भी लाइव हैं वो तत्काल मुझे बताएं पहुंच रही है कि नहीं क्लियर। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में ये देखिए अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है और इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको हर एग्ज़ाम जो लॉ से जुड़े हुए हैं चाहे वो जो लॉ से जुड़े हुए नहीं हैं, सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। और इस बैच में भी देखिए सारथी 6.0 जो कम्प्रिहेंसिव पैड जुडिशरी के लिए चलाया जा रहा है वो सभी स्टेट को कवर करेगा, जिसकी ड्यूरेशन 12 महीनों की होगी। बिल्कुल अच्छे बेटा, अच्छे हैं। और साथ में आपको बताएं तो लीगल जुडिशरी फाउंडेशन बैच भी एक 13 जुलाई से ही शुरुआत हुई है। ये दोनों नए नए बैच हैं और राजस्थान जेएलओ का भी बैच 15 जुलाई से अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ है, तो इस बैच का भी लाभ लिया जा सकता है। और साथ में छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए भी रैपिड एक्शन बैच की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड के लिए मेंस है, हरियाणा एडीए के लिए मॉक टेस्ट है। हरियाणा एडीए स्पेशल सिलेक्शन बैच 2023 रिकॉर्डेड है, हालांकि इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। आइकॉनिक रेगुलर बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोड आपको यही यूज़ करना है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सुलेखा नमस्ते, लॉजिकल नमस्ते भाई लॉजिकल, आज पहली बार आपको हम देख रहे हैं। रोशनी गुड इवनिंग। चलिए मैं कराने क्या वाला हूँ वो मैं बता दूं। पहले एमसीक्यू हैं और वो मिक्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी की एग्जाम अभी प्री पेंडिंग है और कोई भी स्टेट का होगा जिसमें ये सिलेबस होंगे तो सारे प्रश्न जो होंगे वो उसी से रिलेटेड ही। तो बिना देर किए हम लोग उसकी शुरुआत कर देते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये होगा, ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है और आपको बताना है। कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे। कैप लगा ली ना, क्या करें, प्रेम चोपड़ा की तरह लगाना पड़ जाता है कभी कभी। चलिए अगला, ये आपका पहला प्रश्न है और आराम आराम से हम लोग प्रश्नों को करते हुए चलेंगे कि चलत प्रत्याभूति, चलत प्रत्याभूति यानी कंटिन्यूइंग गारंटी कौन से धारा में परिभाषित है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 124, 129, 146 और 147, जल्दी जल्दी बताइए। राजवदी रसोई, अच्छा राजवाड़ी है रसोई, हाँ ऑप्शन नंबर बता रही हैं राजवाड़ी रसोई की। हाँ वेरी गुड जज साहब, क्या क्या नाम है, बेहतरीन बेहतरीन आज नाम आ रहा है। आज 129 है, बिल्कुल 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 सही था ममिता पुरोहित जी, गुड इवनिंग। ये आपका 129 सेक्शन नंबर 129 में है चलत प्रत्याभूति। अब चलत प्रत्याभूति क्या होता है ना, जैसे अगर इस एग्जाम्पल से समझें तो प्रत्याभूति जो होती है, पहले ये समझ लीजिए, प्रत्याभूति का मतलब होता है गारंटी देना कि आप जैसे ए को अगर पैसे उधार चाहिए बी से तो नहीं दे रहा बी, तो सी उसका गारंटर बनता है। इसी को हम प्रतिभू कहते हैं और जो देता है वो प्रत्याभूति देता है, तो प्रतिभू कहते हैं इसको। तो ये गारंटी देता है कि अगर ये आपका पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूं। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की हम मीनिंग समझे। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है कि हम एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए बात करते हैं। जैसे कि इसने अगर कहा कि हम 1 साल तक अगर आपसे जो ए पैसे मांगता रहे उसे 1 साल तक आप देते रहिएगा, 1 साल तक जो भी उसको खर्च पढ़ाई लिखाई में होगा वो हम देते रहे, तो ये उसकी गारंटी हम देते हैं। ये क्या होगा? चलत प्रत्याभूति, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है बल्कि वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ लॉजिकल। ये है आपका अगला प्रश्न, हानि रक्षाधारी अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूली करने का अधिकारी। हानिपूर्तिधारी मतलब होता है क्षतिपूर्तिधारी, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडेमनीफायर। हाँ इंडेमनी होल्डर, क्षतिपूर्ति दाता जो होता है वो इंडेमनीफायर होता है।
कहता है कि क्या समस्त क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, समस्त खर्चे जो किसी वाद में देने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा है, समस्त धनराशि जिसे उसे किसी वाद के अंतर्गत समझौते के अनुसार देने पड़े हैं, उपयुक्त सभी किसका हकदार है? जज साहब बताइए, बताइए किस चीज का उसमें से हकदार है? वो इंडेमनी होल्डर जो है वो किस चीज का हकदार है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, और कंटेंट ऑफ इंडेमनिटी से संबंधित जो प्रोविजन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है 124 में है और 125 में है। अब 124 में तो होगी डिफिनीशन, 125 में राइट है इसके। अब कौन कौन से राइट है? यही सारी चीजें, ये तीनों राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि ख के शिशु पुत्र का पालन क करता है, वैसा करने में हुए क के व्ययों के संदाय का ख वचन देता है। यह वचन केवल एक करार है, सुनिकड़ी संविदा है, क्योंकि क द्वारा वैसा करना उसका विधिक कर्तव्य नहीं था, विधिमान्य संविदा है, अवैध संविदा है। बताइए तुरंत, तुरंत बताइए लॉजिकल। जज साहब, रोशनी, अमिता, सुलेखा। हाँ सही बात है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विधिमान्य संविदा है। क्यों विधिमान्य संविदा है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 कहता है, सेक्शन 68 कहता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि कभी कभी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस न होने के बावजूद भी दो लोगों में ऐसे रिलेशन बन जाते हैं जिस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये इसी तरीके से है कि अगर कोई संविदा करने में असमर्थ है तो उसके जीवन के लिए जो जरूरी चीजें दी जा रही हैं वो एक विधिमान्य संविदा है, और वो उसकी संपत्ति से वसूल सकता है। ध्यान रखिएगा, वो किससे वसूल सकता है? उस माइनर के प्रॉपर्टी से वसूल सकता है, बाकी माइनर से वो व्यक्तिगत रूप में वसूल करने का हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने लैपटॉप से काफी दूरी पर हूं बच्चों, क्योंकि मैं आज दूसरी जगह से पढ़ाई करा रहा हूं आपको, तो बैठने की यहाँ सुविधा बहुत प्रॉपर है नहीं। अभी अचानक से मुझे आके क्लास लेना पड़ गया यहाँ पर, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा, और मैं माइक भी नहीं लेके आया। तो यहाँ पर संविदा कल्प दायित्व के विधिक आधार को स्पष्ट किया जा सकता है स्वैच्छिक लाभ के सिद्धांत से, न्याय संगत एवं युक्तियुक्त हल के सिद्धांत से, और न्याय विरुद्ध समृद्धि के सिद्धांत से, कि अप्रणीयता ग्रहण के सिद्धांत से। इसका सही ऑप्शन बताइए तुरंत। गलत बता रहे हैं हमको लगता है। स्काई वालकर, बताइए बताइए, स्काई वालकर थोड़ा सा नाम बता दीजिए बेटा, मैं भूल गया। खुश रहिए। ये है आपका न्याय विरुद्ध समृद्धि के सिद्धांत से। अनजस्ट इनरिचमेंट इसको कहते हैं, अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसी को हम कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट का सिद्धांत आया था। अब आया कैसे था? ये आया था मोसेस वर्सेस मैकफार्लान की केस से। मोसेस वर्सेस मैकफार्लान, ये केस थी जिसमें संविदा कल्प यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया था, और उसकी शुरुआत करने वाले जो जज थे उनका नाम था लॉर्ड मेंसफील्ड, लॉर्ड मेंसफील्ड, ठीक है। हाँ, तो ये लॉर्ड मेंसफील्ड थे, और आप जानते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रावधान जो है वो सेक्शन 68 से लेके 72 तक। ये कैसा नाम है? अंग्रेज थे भाई। वैसे ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में बच्चों को नाम याद करना पड़ेगा तो समस्या आएंगी।
तो उनको अपना नाम आसान रखना चाहिए, फिर केस करना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादती हो जाती है लॉ के स्टूडेंट के साथ। और ब को वचन देता है कि वह एक निश्चित दिन को सामान पहुंचा देगा यदि ब धन देगा और उस दिन से पूर्व मर जाता है। संविदा शून्य, संविदा असंभव, यह संविदा अ के प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होने योग्य है, अ के प्रतिनिधियों के विकल्प पर संविदा शून्य करिए। बताइए जवाब। अच्छा, तो नंबर पर मैसेज करिएगा बेटा, नंबर पर मैसेज करिए, चाहे ऐप आपके पास होगा ही। नहीं बेटा, उतना तो सटीक केस नहीं है रोशनी, वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है रोशनी, जिसकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, इसका जो है ना, ये यह संविदा अ के प्रतिनिधियों के विरुद्ध लागू हो जाएगा। सेक्शन 40 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देखिए क्यों है कि कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड, और एक होता है जनरल। ठीक है, तो जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित जो संविदाएं होती हैं, उनका परफॉर्मेंस कोई अन्य व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता। जैसे मान लीजिए पेंटिंग वगैरह की बात, ठीक है, तो नहीं कराया जा सकता। लेकिन बाकी ऑर्डिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाध्य होता है। तो यहां सामान देने का है, तो सामान तो उठा के कोई भी दे सकता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ये लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिना प्रतिफल के एक करार शून्य होता है किंतु अपवाद निम्नलिखित, कौन सा अपवाद सही नहीं? बिना प्रतिफल के एक करार शून्य है किंतु अपवाद निम्नलिखित, कौन सा अपवाद सही नहीं? स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित वचन के आधार पर निकट संबंधियों में किया गया करार, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया वचन, स्वयं के कालवाह ऋणों को भुगतान करने का वचन, पड़ोसी के कालवाह ऋणों का भुगतान करने का वचन। कौन सा अपवाद सही नहीं है इस बात का कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है? इसका सही ऑप्शन कोई भी आप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पड़ोसी शब्द है यार, पड़ोसी के, हाँ, पड़ोसी के कालवाह समझते हैं ना, अवधि बाधित यानी टाइम बार्ड डेट। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होगा, लेकिन वहीं पे उसने 3 एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर लिए कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत अगर कोई प्रॉमिस की जाती है और रिटेन में है, रजिस्टर्ड है, वॉलंटरली अगर कोई एक्ट किया गया है तो उसको कंपनसेट करने का जो प्रॉमिस किया गया है, और टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस किया गया है। तो अब ये सब पड़ोसी कहां से आ गया? नेक्स्ट है, और एक पागल है, उसके स्वच्छचित्त होने के दौरान उसने अपने खेत ब को 1000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ब द्वारा उस खेत का कब्जा लेने से पहले अ पर पुनः पागलपन का दौरा पड़ गया। अब क्या है? ब उस संविदा को बिल्कुल प्रवृत्त नहीं करा सकता। ब तब तक ठहरे जब तक कि वो पुनः स्वच्छचित्त अंतराल में लौटे तथा संविदा को प्रवृत्त करे। संविदा वैध है तथा प्रवृत्त की जाती है, चाहे पुनः पागल हो गया और कोई नहीं। इसका क्या जवाब दे रहे हैं? बहुत गलत जवाब आज आप लोग दे रहे हैं, या फिर आगे पीछे दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत जवाब दे रहे हैं आसान आसान प्रश्नों के, कि कठिन प्रश्न तो है ना। इसका सही जवाब बिल्कुल है, संविदा वैध है और इसको प्रवृत्त कराया भी जा सकता है, चाहे वो फिर से पागल हो गया, कोई बात नहीं। कहता है सेक्शन 12 कि कौन पर्सन ऐसा है जो साउंड माइंड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज,
तो कौन पर्सन है? कहता है जो भी पागल नहीं है वो सब सक्षम है। और पागल होने का मतलब है कि अगर कोई पागल भी है ना और वो बीच बीच में ठीक हो जाता है तो उस ठीक होने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कोई बहुत बुद्धिमान भी है, बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है तो जब गड़बड़ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक। निष्पादित प्रतिफल किसको कहते हैं? निष्पादित प्रतिफल समझते हैं ना, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या है? भूतकालीन प्रतिफल, कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल निर्मित करते हुए वचनों का पारस्परिक विनिमय। व्यतिकारी वचन, संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या है बताइए? सुलेखा चौधरी, जज साहब, स्काई वालकर, जो भी लोग भी सुन रहे हैं, रोशनी। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है वही होता है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ठीक। क ने ख को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड 5,000 रुपए में विक्रय करने के लिए पत्र लिखा और कहा कि उस लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उक्त कार्य के लिए यह कहा गया है कि क ने क्या किया है? प्रस्ताव की संविदा की वचन की स्वीकृति। क्या किया बताइए? आपके आंसर फटाफट फटाफट आने चाहिए, तब मजा आएगा, नहीं तो फिर बेकार है। जल्दी जल्दी करिए ताकि हम लोगों का सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी चल सके। क्या है? उसने 5,000 रुपया में अपना लूना बेचने का बताया कि मैं तुमको लूना बेचना चाहता हूं। ये क्या है? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रपोजल है। ठीक है ना, ये प्रपोजल है, क्योंकि प्रपोजल को कहां परिभाषित किया गया? सेक्शन 2A में, कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी अंतिम इच्छा दूसरे को इस आशय से संज्ञापित करता है कि वह उसके प्रति उसकी सहमति प्राप्त करे तो वो प्रस्ताव करता है। अब ये प्रश्न, सीआरपीसी 1973 की धारा 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर किस अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान, सीआरपीसी का 358 है, जुर्माने का भुगतान न करने पर वो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है जेल जाने का? 60, 30। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 दिन। और ये 30 दिन भी जो होता है ना वो सादा होता है। अब ये देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या चीज 358। 358 में है ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन का राइट है। मतलब बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा दिया गया है तो उसका अधिकार है कि वो उस दूसरे व्यक्ति से कितना 1,000 रुपया तक प्रतिकर प्राप्त कर सके। और अगर इसे प्रतिकर को देने में वो लोप करते हैं तो सादा कारावास जो 30 दिनों का हो सकता है और वसूला ऐसे जाएगा मानो जुर्माना। कई प्रश्न यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? एक असंज्ञेय अपराध के बाबत अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी निर्णित करे तो न्यायालय
क्या करे? अभियुक्त को कारावास का दंड दे दे, गलत है। एक असंज्ञेय अपराध के बाबत प्रस्तुत करने पर न्यायालय, ठीक है। अभियुक्त को अर्थदंड दे सकता है। अभियुक्त से अभियोगी उसके प्रकरण में किया गया व्यय उसका अंश दिला सकता है। अभियुक्त को कारावास या अर्थदंड दोनों दे सकता है। बताइए इसका आंसर। थोड़ा कठिन है क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप पूछिए कि क्यों? क्योंकि बेटा यहां पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गुड इवनिंग उजाला। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये कहता है ना कारावास और अर्थदंड दोनों दे सकता है। जी नहीं, ये असंज्ञेय अपराध से मामले में है ना, तो या तो कारावास होता है या जुर्माना होता है, ये दोनों नहीं दे सकते। और ये प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 359 का है, उसमें ये बात एक्सप्रेसली लिखी नहीं गई है। 359 का है, कहता है ना कि जब किसी असंज्ञेय मामले में किसी व्यक्ति को जब कन्विक्ट किया जाता है तो वो कोर्ट आदेश कर सकती है उस कन्विक्टेड पर्सन को कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है उसका खर्चा वर्चा तुम कोर्ट कचहरी का खर्चा दे दो। ठीक, अगला प्रश्न कि आपराधिक न्यायालय की किसी आपराधिक मामले में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपने पूर्व के निर्णय की मतभिन्नता का निराकरण किसमें किया गया? आपराधिक न्यायालय की आपराधिक में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपने पूर्व के निर्णय की मतभिन्नता का निराकरण किसमें किया गया? हरदीप सिंह पंजाब, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद रफीक, रणजीत सिंह पंजाब, हेमा मिश्रा उत्तर प्रदेश। क्या सही? यह होगा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, क्यों है ऐसा? ये है सेक्शन 319 सीआरपीसी पर। प्रिया विष्णु जी भी आ गए। तो ये 319 है सीआरपीसी का, और इसी में ये बात कही गई है कि आपराधिक मामलों में जब किसी व्यक्ति को बीच में जोड़ा जाता है अभियुक्त के रूप में तो उसके संबंध में कुछ गाइडलाइन दी गई थे। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 की केस हो गई है। ठीक, न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है। सीआरपीसी के कौन सी धारा में प्रावधान है? 482 से 167, 386, 309 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा वाला तो यही है ऑप्शन डी, तो डी क्यों ना लगाएं? 309 में भी ऐसी बात है ही? जी नहीं, 309 में ऐसी बात है, लेकिन 309 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में ऐसी बात नहीं है, समझे? हाँ, तो ज्यादा दिमाग लगाने से भी नुकसान हो जाता है। 309 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में ये बात नहीं है, ये यहां पर है। सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त को दोषमुक्ति का आदेश निर्णय सुनाए जाने से पूर्व सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत कर सकता है? 227, 235, 233, 232। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूं, लेकिन वो तो आप लोग कर चुके होंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये आपका क्या है सेशन ट्रायल? पहले तो है कहां से कहां तक? सेशन ट्रायल है सेक्शन 225 से लेके 237 तक। ठीक, ये है सेशन। चैप्टर इसके लिए कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? तो चैप्टर नंबर 18 है। अब हम ये जो दोषमुक्ति की बात हो रही है ना, तो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व दोषमुक्ति जो होती है वो 232 के अंतर्गत हो जाती है। केवल सेशन ट्रायल में ही ऐसी व्यवस्था है
कि अभियोजन का साक्ष्य आने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त एविडेंस नहीं है तो दोष मुक्त कर सकता है अभियुक्त को 232 के अंतर्गत। प्रतिरक्षा का साक्ष्य मंगाएगा ही नहीं, और किसी ट्रायल में यह व्यवस्था नहीं है। तो ये 232 है। 227 में रोशनी उन्मोचन है, दोष मुक्ति का आदेश है ना हम यहां पर। 227 में उन्मोचन है, 235 में भी दोष मुक्ति है, लेकिन ये दोष मुक्ति निर्णय सुनाए जाने से पहले नहीं है, ये निर्णय के समय ही दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय होता है। ये है ऑप्शन नंबर डी। परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हैं, अभियुक्त का कोई संभाव्य बचाव नहीं है, अभियुक्त निर्दोष नहीं है, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं। ठीक, एक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त है? 174(2), 174(3), 174(4) कि 174(5? मृत्यु समीक्षा करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट कहां बताए गए? उजाला कल्याण, जज साहब, सुलेखा चौधरी, स्काई वालकर। हाँ, ये है 174 का क्लास नंबर 4। यहीं पे बताया गया है कि डीएम होंगे, एसडीएम होंगे और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अगला सवाल, सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? आप समझिएगा प्रश्न को, कह रहा है ना कि कौन सी धारा है जो ये बताती है कि एफआईआर तो दर्ज कर लिया पुलिस ने और तुरंत उसकी रिपोर्ट भेजता है मजिस्ट्रेट को। ये पुलिस रिपोर्ट की बात नहीं करता, ये चार्जशीट की बात नहीं कर रहा। पुलिस रिपोर्ट का उसकी रिपोर्ट भेजना का मतलब ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को तत्काल देता है। अभी तो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, अब इसकी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को। ये कौन सी धारा में? कौन सी धारा है ये? बिल्कुल फिट, सेक्शन 157 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों, मतलब सेकुलर है। सेकुलर कौन सी केस है? मोहम्मद ताजुद्दीन बनाम कमरुद्दीन बेगम, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, तेजा सिंह बनाम छोटो, मुसम्मात जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम। ये है आपका मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। हाँ, वेरी गुड। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम की केस थी, 1985 में आई थी और इसमें यह बात कही गई थी, इसी के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, सीआरपीसी की धारा 125 इस पर लागू नहीं होगी। आप बेटा इस जोहरा खातून की केस है, लेकिन वो मेंटेनेंस वगैरह से है जरूर, लेकिन वो इसमें नहीं आएगी। द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा छल के अपराध के लिए अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना भुगतान न करने पर दंडाधिकारी द्वारा उसके बदले में किए गए कारावास की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है?
1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम 2 धाराएं कनेक्ट करेंगे। एक तो ये कि 3 माह हो रहा है, तो पहली किस अपराध की बात करता है? छल की अपराध करता है, और छल को 415 में परिभाषित किया गया है, और इस प्रकार का छल जो है वो उसको 417 में दंडित किया गया है। ठीक, कितना दंड है? तो यहाँ 1 वर्ष का दंड हो सकता है, सामान्य छल के लिए 1 साल का। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या किया ना, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 1 वर्ष और 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना उसने दिया नहीं, अब कितना दिया जा सकता है? तो कहता है कि उस अपराध के लिए जितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता था उसका 1/4, तो 1/4 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 महीने। बिल्कुल फिट हो गया। और ये प्रोविजन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये प्रोविजन कहाँ पढ़ रहे हैं? ये पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 65 में। ठीक, जुर्माना न देने पर प्रतिक्रम वाली बात। और कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 30 में, सीआरपीसी की। ये 65 जो है वो आईपीसी का है, और ये है सीआरपीसी का। हो गया। अब सवाल का जवाब दीजिए अगला, कि आदेश 29 सीपीसी संबंधित है सरकार द्वारा वाद, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद, निगम द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑर्डर नंबर 29 किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। अच्छा, कमेंट में तुरंत जवाब दीजिए, सरकार द्वारा या इनके विरुद्ध वाद कौन से ऑर्डर में? सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वाद कौन से ऑर्डर? निर्धन तो आप जानते हैं, ऑर्डर नंबर 33। सरकार द्वारा या इनके विरुद्ध वाद, नहीं ध्यान आ रहा? सेक्शन अगर बताएं तो सेक्शन 79 और 80 हो जाता है, और ऑर्डर जो होगा वो संभवतः 30 होना चाहिए या 27 होना चाहिए। 27 ही होगा बेटा ना, फर्म होगा इसमें। हाँ, 27 ही होना चाहिए इसमें, नहीं 27 ही होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने वाले आदेश जो आदेश 22 नियम 9 के अधीन किया जाता है, सीपीसी के किस धारा के तहत अपील प्रस्तुत की जा सकती है? 96 के तहत, 104 के तहत, 100 के तहत, 114 के तहत? आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत जो ऑर्डर दिया जाता है उसकी अपील कहाँ हो, कौन सी धारा के अंदर? इसमें दिया ही नहीं है, इसमें ऑर्डर नंबर 43 होना चाहिए था। धारा जो पूछ रहा है 104 में है नहीं, आदेश से अपील है जरूर, तो मोस्ट प्रोबेबल है। चलिए, आदेशों से अपील, आदेशों से अपील कहाँ होता है? 104 में होता है और ऑर्डर नंबर 43 में होता है। ये वाला जो है ना, ये ऑर्डर नंबर 43 में आता है। छानबो करते हैं। ये सवाल का जवाब दीजिए बिना किसी नकल के, तो बिना किसी नकल के इसका जवाब दीजिए। अन्य पक्षकार के साक्षी की प्रति परीक्षा के लिए किसी साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सके। समझ रहे ना?
साक्षी की प्रति परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज कब प्रस्तुत किए जाते हैं? विवाद्यकों के निर्धारण पर या उसके पूर्व, विवाद्यकों के निर्धारण के पश्चात, किसी भी समय जब उसकी आवश्यकता हो अभिवचनों के साथ। बताइए। का सही ऑप्शन है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी है, किसी भी समय जब उसकी जरूरत हो। देखिए, इनको छोड़कर प्रति परीक्षा के दौरान किसी साक्षी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या स्मृति ताजा करने के लिए जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, ऐसे दस्तावेजों के संबंध में जो प्रश्न होते हैं ना, वो कभी भी और वो ऐसे दस्तावेज जो हैं वो कभी भी प्रेस किए जा सकते हैं जब उनकी जरूरत हो। बाकी हर डॉक्यूमेंट के लिए, चाहे वो प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट पेश किया जाए, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट के साथ उसके समर्थन में डॉक्यूमेंट पेश किया जाए, वो सब जैसे ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 ये कहता है कि प्लेंट के साथ ही, प्लेंट में कही गई जो जो बातें हैं उसके समर्थन में जो डॉक्यूमेंट है वो आप पेश कर दीजिए प्लेंट के साथ ही। इसी तरीके से रिटन स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर नंबर 8 में है, ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी प्रतिवादी चाहता है कि मैं जिस एविडेंस पर अपने आप को सही साबित करूं, तो वो क्या करेगा, वो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही वो सारे डॉक्यूमेंट पेश करेगा। जहां वाद अस्वीकार यानी नामंजूर कर दिया गया, यानी रिजेक्ट कर दिया गया, तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में नया वाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है केवल उच्च न्यायालय की आज्ञा से ही नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है, और उसमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जहां वाद पत्र अस्वीकार हो चुका हो तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में क्या कर सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है, नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 11 पढ़ते हैं तो उसमें वो आधार बताए गए हैं, जिसमें कि वो कोई प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, उसके अलावा ऑर्डर नंबर 7 का ही रूल नंबर 13 ये कहता है कि अगर किसी का प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो वो उन्हीं आधारों पर नया सूट फाइल कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इस पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं। सही। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति न्यायालय से पर्सनल अपीयरेंस से छूट पाने का हकदार नहीं है? ये सवाल है। भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्यों के मंत्री की कलेक्टर। पर्सनल अपीयरेंस से छूट प्राप्त नहीं है किसको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्टर को ये प्रिविलेज नहीं है, बाकी सबको ये प्रिविलेज है। नेक्स्ट है, अति आवश्यक या अथवा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहां सीपीसी की धारा 86 के अधीन मुकदमे की जांच पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिवार्यता को छूट दी गई हो। अति आवश्यक अथवा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहां सीपीसी की धारा 86 के अधीन मुकदमों की जांच पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिवार्यता से छूट दी गई। 86 नहीं है यहाँ 80 होगा, 80। किसी भी प्रकार का अंतरिम अथवा कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती। साधारण तौर पर अंतरिम या कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती। कुछ निश्चित परिस्थितियों में अंतरिम अथवा कोई अन्य एक तरफा राहत दिए जाने की संभावना हो सकती है, या तो ए या तो सी। क्या सही?
गुड मॉर्निंग सी चौबे जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है कि साधारणतया कोई अंतरिम या कोई एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती। ठीक, किसी डिक्री के लिए निष्पादन में निम्नलिखित में से किसे कुर्क किया और बेचा जा सकता है? डिक्री के निष्पादन में किसे कुर्क और किया और बेचा जा सकता है? कि संदेह होने से पूर्व किसी कारखाने के कुशल श्रमिक का बोनस, किसी स्थानीय संस्था के सेवक का निलंबन भत्ता, किसी घरेलू सेवक के मकान का भवन तथा भवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? किसे कुर्क और बेचा जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सीपीसी की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता? सेक्शन 51 जो है ना, डिक्री के एग्जीक्यूशन के तरीके बताए गए हैं, पावर भी कह सकते हैं उसमें, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो कहता है ना कि कौन सा ऐसा तरीका है जो 51 में नहीं बताया गया? संपत्ति के परिधान द्वारा, संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? का ऑप्शन हो जाएगा सी, समन के निर्वाह द्वारा। नहीं, ये डिक्री के एग्जीक्यूशन का तरीका नहीं, समन का निर्वाह नहीं, रिसीवर की नियुक्ति है, संपत्ति की कुर्की और विक्रय है, परिधान है, कोई अन्य तरीका जो उचित समझ में आए ये भी है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है। एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ। भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन लागू कर रहा है। उपरोक्त में से सभी। विदेशी न्यायालय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो भारत के बाहर स्थित है और जो न तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और न ही उसे चालू रखा गया। कॉमन सेंस से भी यही आएगा ना आंसर, कॉमन सेंस से भी यही आएगा कि जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार के द्वारा न तो स्थापित किया गया है न ही चालू रखा गया। अच्छा, ये बता दीजिए विदेशी न्यायालय की परिभाषा कहाँ है? तो 2(5) में। विदेशी निर्णय कहाँ है? 2(6) में। आसान है। कौन सी दिनांक से सीपीसी 1908 लागू की गई थी? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, सन देखते रहिएगा, 31 दिसंबर, 1 जनवरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909 में दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। हाँ भाई, 2(5)(6) जो है 2(5) में विदेशी निर्णय है, अरे विदेशी न्यायालय है, 2(6) में विदेशी निर्णय हो जाएगा और 13 में यह बताया गया है कि विदेशी निर्णय कब कॉन्क्लूसिव नहीं होगा और 14 में बताता है कि विदेशी निर्णय के संबंध में धारणा कैसी की जाएगी। ठीक है, तो ब को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब के घर को आग लगा देने की धमकी देता है। इस मामले में अ ने क्या अपराध किया है?
दुष्प्रेरण, आपराधिक हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभित्रास। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। क्यों भाई? इस क्वेश्चन से क्या नाराजगी है आपको? ये आपका हो जाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास। और ये आपराधिक अभित्रास क्या होता है? आपराधिक अभित्रास का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को धमकाया जाए, जब किसी व्यक्ति को डराया जाए और इस प्रकार डरा धमका के कोई काम कराया जाए, या सिर्फ हमारा उद्देश्य ही इसको डराना है, हमको कुछ नहीं करना, हम बस ये है कि हमारा दबदबा कायम रहे, है ना। फिल्मों में आप लोगों ने देखा है ना, विलेन का क्या उद्देश्य रहता? पैसा कमाना नहीं है, उसकी दहशत बनी रहे। तो ये भी है आपराधिक अभित्रास का, कि हम सिर्फ आपको डरा रहे हैं ताकि आप हमसे डरते रहे, अंधेरा कायम रहे, और क्या क्या पता नहीं स्लोगन उन सबों का रहता है, भय बना रहे। तो ये है, काम कराना भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। केवल धमकी भी है तो भी इसी में आएगी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आंसर डी होगा, एक सेकंड देख ले। हाँ, डी ही है। अगला सवाल कि क जो इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक व्यापारी ख के व्यापारिक प्रतिष्ठान में छापा डालता है और मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करता है। क्या किया है उसने? छल किया है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है, लूट किया है कि धोखा किया है? यह है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल किया। देखिए, छल की परिभाषा आपको 415 में मिल रही है और उसके लिए दंड 417 में। प्रतिरूपण द्वारा छल जो है वो सेक्शन 416 में इसकी परिभाषा है और 419 में इसका दंड है। तो ये क्या किया इसने? प्रतिरूपण द्वारा छल। जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के छल करता है जो कि वास्तव में वो नहीं होता, तो ये प्रतिरूपण द्वारा छल। चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? बेईमानी उद्देश्य, संपत्ति का स्थानांतरण, सामान्य उद्देश्य, चल संपत्ति। चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? बेईमानी उद्देश्य, संपत्ति का स्थान, चल संपत्ति, अरे सामान्य उद्देश्य, चल संपत्ति। ऑप्शन नंबर रोहिणी मिश्रा और फ्लाली, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य उद्देश्य होना जरूरी नहीं है। क्योंकि चोरी को परिभाषित जो किया गया है वो 378 में किया गया। चोरी से संबंधित प्रावधान 378 से 382 तक हैं। ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है। और इसके लिए होता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, कौन है, आइए अंदर आइए, कोई भी व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को जब दूसरे के पोजीशन में हो और उसे उसके पोजीशन से उसके कंसेंट के बिना हटाता है तो वो चोरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुचर्चित नाट्य फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के वाद में भारतीय दंड संहिता की जिस धारा को संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी वह है 377 है, 497, 375, 458। कौन सी केस? नाज फाउंडेशन की केस है जिस पर हम सभी को नाज है। इसे डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। कौन सी केस में? नवतेज सिंह जौहर के केस, नवतेज सिंह जौहर के केस।
ठीक है, इसी में कहा गया कि डीक्रिमिनलाइज्ड, और डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये असंवैधानिक नहीं हो गई, ये धारा अभी भी अपराध है, बस उसमें अंतर ये आ गया है कि कंसेंट से अगर है तो अपराध नहीं, पहले कंसेंट से था तो अपराध हो जाया करता, तब भी अपराध होता था, लेकिन अब कंसेंट से है तो अपराध नहीं। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक बल का उदाहरण नहीं? ए बी पर थूकता है, ए एक महिला बी का घूंघट हटा देता है जिससे उसे क्षोभ होता है, ए अपना मुक्का बी की तरफ हिलाता है, ए उस बाल्टी में उबलता पानी डाल देता है जिससे डी नहा रहा था। क्रिमिनल फोर्स का उदाहरण नहीं है। क्या है? नहीं है। ए अपना मुक्का बी पर हिलाता है, ये अगर होगा, अभी वैसे तो इतने से काम नहीं चलता, तो हमला होगा, वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा। आप कोई ट्रेन में बैठा, आप प्लेटफार्म पर से मुक्का हिला रहा है तो हमला भी नहीं है ये। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नजदीक हो और मुक्का आदमी चलाए तो हो सकता है। ये बताइए तो, देखिए सारे लोग आंसर देते नहीं हैं, पता नहीं कौन सी आलस्य है, और सही भी है, जितना बोएंगे उतना ही काट पाएंगे। कि सुन तो रहे ही हैं, जवाब तो देना जरूरी थोड़ी है कमेंट में इतना। ऐसे तो हम वो, हालांकि कुछ बच्चे काम भी कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, लड़कियां हैं जो रोटी बना रही हैं और सामने रख के एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, तो वो तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन कुछ आलसी भी प्रचंड होते हैं। अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस किससे रिलेटेड है? 153A, 292A, 292, 354A। ठीक, ठीक, ये 292 का है। 292 पर अवीक सरकार, हम इसीलिए पूछे कि इस सरकार देख के ना जैसे लगता है कि ये राज्य के विरुद्ध अपराध जैसा होगा। ऐसा नहीं है, ये अश्लीलता से रिलेटेड है, अश्लीलता से रिलेटेड। 292 अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक व्यक्ति की हत्या विषैली सुई देकर की गई थी। मकान मालिक जानबूझकर मजिस्ट्रेट को सर्पदंश से मृत्यु होने की सूचना देता है। उसने क्या अपराध किया? क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं, कि मिथ्या इत्तला दिया है, कि लोक अधिकारी को भ्रमित किया है, कि रजिस्ट्री किया है। ये मिथ्या इत्तला देना है। हालांकि मिथ्या इत्तला देना सेक्शन 177 में भी पनिशेबल है, और मिथ्या इत्तला देना सेक्शन 182 में भी पनिशेबल है, लेकिन ये मामला आएगा 177। मतलब मिथ्या इत्तला देना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना इसलिए ताकि किसी को हम बचा सकें, और फॉल्स इंफॉर्मेशन इसलिए देना ताकि हम किसी को फंसा सकें। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बचा सकें 177, फंसा सकें 182। तो यहां सर्पदंश से मृत्यु हुई है, और कहता है अरे मृत्यु हुई है सुई देकर, मतलब मर्डर है, लेकिन कह रहा है कि सांप ने काट लिया। ये बचाने के लिए दे रहा है, इसलिए इसका मामला 177 के अंतर्गत है। और यही आपसे पूछ दे कि फॉल्स एविडेंस देना किस में है, तो सेक्शन 191 में। पनिशमेंट कहां है? 193 में। अगला सवाल है आपका कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती? राज्य बनाम रतन सिंह, स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी, जय नारायण मिश्रा बनाम स्टेट, सरकार सिंह बनाम सुनो
हाँ ठीक है, ये है। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी, है ना, ये है। और इसमें यही है कि पत्नी संश्रय देने के लिए, पत्नी संश्रय देने के लिए, मतलब यहाँ दिखेगा, उधर थोड़ी महसूस होता है, लेकिन फिर भी महसूस तो हो ही रहा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। साधारण उपहति के मामले, साधारण चोरी के मामले, सदोष आरोप, तेजाब फेंकना। कौन से मामले में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए डेथ तक किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 100 का 7वां क्लास एसिड अटैक भी जोड़ दिया गया। और कब जोड़ा गया है? 2013 में, जो डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? कोई दंड नहीं। उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा, उस अपराध के लिए विहित दंड का 1/4 न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर। अगर किसी का मामला जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, जनरल एक्सेप्शन कहाँ है? आईपीसी में। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में है, और वो सेक्शन नंबर 76 से लेके 106 तक में। ठीक, तो इसमें जो है वो आपका आता है मामला, और इसके अंतर्गत अगर कोई मामला आता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ कि उसका मामला अपवादों में आता है, ये बात एविडेंस के सेक्शन 105 के अंतर्गत एक्यूज्ड पर ही होता है, कि वही ये साबित करेगा कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता? दंड की परिभाषा में कौन सा नहीं आता? संपत्ति का समपहरण, प्रताड़ना, अर्थदंड, कारावास। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है प्रताड़ना। प्रताड़ना दंड के प्रकारों में से नहीं है। दंड के प्रकार बताए कहां गए हैं? 53 के अंतर्गत आईपीसी के ठीक है, सेक्शन 53 में 5 प्रकार के दंड बनाए गए, 5 प्रकार के दंड बताए गए। पहला क्या है? मृत्यु दंड। दूसरा क्या है? आजीवन कारावास। तीसरा क्या है? कारावास, जो 2 तरीके का हो सकता है, कठोर और सादा। और संपत्ति का समपहरण और जुर्माना। इतने प्रकार के दंड बचे हुए हैं। योर चॉइस भाई। हमारी चॉइस तो यही है कि फिलहाल आप क्लास से बाहर हो जाएं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है? अच्छा और बुरा में अंतर करने की बुद्धिमत्ता, यह ज्ञान की कारित कार्यविधि द्वारा निषिद्ध है, स्वतंत्र इच्छा, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर है।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यह ज्ञान की कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है। ये जानकारी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा निषिद्ध है, इसको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि विधि के बारे में सबको पता है। प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को क्या कहते हैं? प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को क्या कहते हैं? मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा के सूचक प्रश्न। प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कहा जाता है प्रति परीक्षा। ठीक, अच्छा, ये तीनों परीक्षाएं बताई कहां गई हैं एविडेंस में? तीनों परीक्षाओं को परिभाषित जो किया गया वो सेक्शन 137 में किया गया है। पूछ दे कि तीनों परीक्षाओं का क्रम क्या होगा तो 138 में बता दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसमें से ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन ढूंढिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 124 वृत्तिक संसूचना। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो 124 में नहीं है, 126 में, 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य एवं उचित है? सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार एवं उसका पति एवं पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगा? ए और बी दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप देख रहे हैं ना कि आप देंगे कौन सा आंसर, तो पता ही है, सी कहेंगे, क्योंकि ए और बी जब आपको दिख जाता है तो आप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। इसका सही ऑप्शन है भी, ऑप्शन नंबर सी ही, इसका ऑप्शन सी ही है। और कौन सी धारा से हम लोग ये बात कर रहे हैं? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 120 से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में ये बात बताई गई है कि हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। अगला सवाल, क एक साक्षी है, वह बोलने में असमर्थ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार वह ऐसी किसी अन्य रीति में जिसमें वो उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा? 117, 118, 119, 120, कौन सी धारा का प्रावधान है? क्लास ले रहे बेटा। अपनी इच्छा पर है, वैसे बचने को तो 17 प्रश्न बचे हुए हैं, तो अपनी इच्छा पर है कि चाहे हम पूरा करा के छोड़ें चाहे छोड़ दो। ये आपका 119 में आ जाएगा। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। 119 में है कि कोई भी व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है उस अपना साक्ष्य किसी भी अन्य तरीके से जिसमें वो बोधगम्य बना सकता है, दे सकता है, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा। लेकिन ये लिखना या संकेत न्यायालय में ही करना होगा, और ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य करना है। जब तक परस्पर पहुंच नहीं होना प्रमाणित नहीं होता, माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के कायम रहते जन्मे बच्चे का उसके धर्मज पुत्र होने की उपधारणा की जाती है। ये बात किस प्रकार की उपधारणा? खंडनीय विधि की उपधारणा, तथ्य की खंडनीय, विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा?
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा विधि की अखंडनीय उपधारणा। 112 का ये प्रोविजन है और 112 जो बात करता है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात करता है, यानी निश्चायक सबूत की बात करता है। तो निश्चायक सबूत मतलब विधि की अखंडनीय उपधारणा। ख को जयपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। क के पास जयपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर और भिन्न माप की थी? वो कौन सी धारा का थी? 94, 95, 96, 97 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94। क्यों है ये 94? क्योंकि सेक्शन नंबर 94 जो बात करती है वो नो एम्बिग्यूटी की बात करती है, मतलब जो कोई एम्बिग्यूटी हो ही नहीं तब की बात करती है। तो जब कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं तब उसको दूर करने के लिए अलाउ नहीं होगा एविडेंस। नेक्स्ट, अंकीय चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? न्यायालय उस व्यक्ति की या प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा, यह कि वह न्यायालय में अपने हस्ताक्षर की पहचान करे, कोई अन्य व्यक्ति उसके हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय के समक्ष करे। ऐसा अंकीय चिन्ह न्यायालय के समक्ष किसी द्वारा ग्राह्य नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाए। ये लीजिए, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है कब? जो वह प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है और जबकि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई, जो कि वो पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई, जो कि मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो, जो कि उस समय की गई हो जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो और मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई। कौन सी संस्वीकृति सुसंगत हो? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस अधिकारी के कस्टडी में हो लेकिन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हो। ये बात सेक्शन 126 के अंतर्गत आएगी और ये रिलेवेंट हो जाएगी। कौन सही सुमेलित है इसको बताइए। कौन सही सुमेलित है? नहीं ध्यान, ये होना चाहिए धन का विनिमय जो होना चाहिए इसी में होना चाहिए। देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, डी कैसे होगा? उपयुक्त सभी सुमेलित हैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर्वस्व आदाता 128 में 128 ए में नहीं है, तो सभी तो नहीं हो, या तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। धन का विनिमय देखिएगा तो 120 में है कि 121 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। निम्न में से कौन पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण माना जा सकता है? वर्तमान पट्टे की निरंतरता के दौरान प्रभावी ढंग से एक नए पट्टे की स्वीकृति, पट्टेदार द्वारा कब्जे का त्याग, पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है। इनमें से कोई नहीं। 121 है ना? हाँ, तो ये 121 है, तो ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला सही है क्या? प्रिया देखिए तो, या तो फिर क्वेश्चन ही गलत होगा। गुड इवनिंग कनिका।
अच्छा 134, 134 सही है ना। निम्नलिखित में से कौन पट्टे का हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पट्टे के चालू रहते हुए एक नया पट्टा बन उसी के पक्ष में कर दो। हाँ 134 वाला सही है बच्चों, ये देख लीजिएगा एक बार। 134 वाला सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है ये दोनों। इसमें 121 हो जाएगा और इसमें 128 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी? किसके अभाव में? लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि के लिए पट्टे और अवधि के मामले में क्या समझी जाएगी? महीना से महीना, 11 महीना, वर्षानुवर्षी, 12 महीना। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षानुवर्षी पट्टा। प्रॉब्लम कहां से है? 106 से है, वर्षानुवर्षी पट्टा। पता है ना कि लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि प्रयोजनों के लिए और विनिर्माण प्रयोजनों के लिए जो पट्टे होते हैं वो एनुअल होते हैं और उन्हें एनुअल को 6 महीने की नोटिस देके उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, इसे किस केस में प्रतिपादित किया गया था? नोक्स बनाम राइस, एंडलसर बनाम व्हाइट, हंटर बनाम अब्दुल मई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नोक्स बनाम राइस के केस। किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति विधायी शक्तियों का प्रयोग? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ पंजाब राज्य, सज्जन सिंह राजस्थान, केशवानंद भारती केरल। ये हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्यों? क्योंकि विवाद इससे पहले यही हो रहा था कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस हद तक है, मूल अधिकारों में भी करने की शक्ति है क्या संसद के पास? कोर्ट गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने कहा कि चाहे संविधान संशोधन करके बनाओगे, चाहे किसी भी तरीके से बनाओगे, ला तो ला ही रहेगी और मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। ये है आपका। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा केवल तब जब ऐसे आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के आधार पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर, युद्ध या सैन्य विद्रोह के आधार पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। नोक्स वर्सेस राइस की केस है, वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। ये जो है आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ये युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जब इमरजेंसी लगाई जाती है तभी। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगाए जाने में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि कौन सी धारा में ऐसा प्रावधान है, तो 358 में ऐसा प्रावधान है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? 315, 316, 317, 318। लोक सेवा आयोग के सदस्यों से की नियुक्ति से संबंधित कौन सा सेक्शन? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 316 के अंदर। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद। सबसे पुराना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के बारे में असत्य है? उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता धारित करनी चाहिए, उसे
उन्हें उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसका कार्य भारत सरकार को सलाह देना है। वह संसद में बिना किसी सदस्य हुए भी बैठ सकता है। इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असत्य कथन है, क्योंकि उसे उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को, यह गलत बात है, क्योंकि उसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है, उसको हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों को ही अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं। और ये बात सेक्शन आर्टिकल 76 में है। कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा है मौलिक कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व मूल कर्तव्य दोनों है, उनमें से कोई नहीं। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना क्या है, का सही जवाब हो जाएगा नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों है। 48A के अंतर्गत ये आर्टिकल 48A के अंतर्गत ये डीपीएसपी भी है। आर्टिकल 51A के जी के अंतर्गत ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये, कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 14 वर्ष से की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या डीपीएसपी में नहीं है? का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये डीपीएसपी नहीं है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये बात है कि 0 से लेकर 6 तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। तो ये है। बाकी जो 6 से 14 की बात की जा रही है वो बात आपको फंडामेंटल राइट में भी की जाएगी और साथ में आपको फंडामेंटल राइट में भी की जाएगी और हाँ, इसमें डीपीएसपी में भी की जाएगी। अरे यार, फंडामेंटल ड्यूटी में भी की जाएगी। 51 के में है, 1 के में है और आर्टिकल 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट भी है ना। अरे नहीं बेटा नहीं, खत्म सेशन खत्म। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगला सेशन हमारा कल तो नहीं रखेंगे, कल यूट्यूब की क्लास नहीं रहेगी, परसों फिर लेते हैं यूट्यूब की क्लास। ठीक, उन्नी कृष्ण और मोहिनी जैन। चलिए इससे